नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में बाजार और निवेशकों के पोर्टफोलियो दोनों में एक साथ रिकवरी देखने को मिली है। पहले इंडेक्स तो संभल जाता था, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं। अब दोनों में सुधार दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह एफआईआई की तरफ से लगातार आ रहा निवेश है। यूएस मार्केट का मूड भी रात में काफी पॉजिटिव रहा, जहां डाउ जोन्स करीब 0.38% और नैस्डैक कॉम्पोजिट लगभग 1.31% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसी अच्छे ग्लोबल सेंटिमेंट का असर गिफ्ट निफ्टी पर दिखा, जो 26,000 के ऊपर जाकर करीब 26,172 तक पहुंच गया। गिफ्ट निफ्टी का ये लेवल साफ संकेत देता है कि अगर सोमवार तक कोई बड़ी नेगेटिव खबर नहीं आती है तो भारतीय बाजार में गैप अप ओपनिंग या फिर मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। साल के आखिर में बाजार एक पॉजिटिव टोन सेट कर सकता है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें फिलहाल काफी स्टेबल बनी हुई हैं, जिससे महंगाई का दबाव नहीं बढ़ रहा। वहीं इंडियन रूपी ने भी जोरदार रिकवरी दिखाई है। डॉलर के मुकाबले रुपया पहले जहां करीब 91 के आसपास कमजोर था, अब वहां से मजबूत होकर लगभग 89.58 तक आ गया है। मजबूत रुपया विदेशी निवेश और बाजार की स्थिरता के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल इसमें देरी हो रही है। भारत सरकार किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहती और एक संतुलित व फेयर डील पर जोर दे रही है। एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरीज जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को लेकर भारत अपना रुख साफ रखे हुए है। सरकार इन सेक्टर्स में किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जिससे देश के किसानों या घरेलू उद्योगों को नुकसान हो। यूएस की तरफ से भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट में ज्यादा एंट्री की मांग की जा रही है, लेकिन भारत का मानना है कि गलत डील साइन करने से बेहतर है बातचीत लंबी चले पर देश के हितों से समझौता न हो। ग्लोबल लेवल पर एक और अहम अपडेट ये है कि यूएस ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट से जुड़े करीब 70 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये कार्रवाई हाल ही में यूएस के सैनिकों और नागरिकों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन पर बाजार की नजर बनी हुई है। टैरिफ से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार पहले से ही कई कदम उठा चुकी है। कंजम्पशन टैक्सेस में कटौती, जीएसटी से जुड़े बदलाव और लेबर कोड में सुधार जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। हाल के आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि शुरुआती झटके के बाद इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएस में दोबारा सुधार आया है। नवंबर के डेटा में यूएस को होने वाला निर्यात बढ़ता हुआ नजर आया, जिससे लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान होने की आशंका कम होती दिख रही है। आरबीआई से जुड़ी एक अहम बात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स में सामने आई है। अगर आने वाले समय में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक और रेट कट की संभावना बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा इंटरेस्ट रेट 5.25% के स्तर से और नीचे जा सकता है। सस्ती ब्याज दरें लोन, निवेश और बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। इन्फोसिस के एडीआर में शुक्रवार को जो अचानक करीब 50% की तेज उछाल दिखी, वो किसी बड़ी कंपनी खबर की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम और डेटा में गड़बड़ी का नतीजा हो सकती है। क्रॉनिकल जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कम ट्रेडिंग वॉल्यूम और सीमित लिक्विडिटी वाले एडीआर में ये असर ज्यादा बढ़कर दिखा। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ डेटा प्लेटफॉर्म्स पर FEY टिकर की गलत मैपिंग हो गई थी, जिससे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स कंफ्यूज हो गए। सिस्टम ने इसे खरीद का सिग्नल समझा और भाव बढ़ते ही एक के बाद एक बाय ऑर्डर्स लगते चले गए, जिससे कीमत अचानक उछल गई। हालात इतने तेज हो गए कि NYSE को इन्फोसिस एडीआर में ट्रेडिंग अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। एडीआर कुछ ही मिनटों में करीब $19 से बढ़कर $27 तक पहुंचे, लेकिन बाद में तेजी से नीचे भी आए। इन्फोसिस ने भारतीय बाजार को साफ किया कि फिलहाल कोई भी ऐसी प्राइस सेंसिटिव जानकारी नहीं है जो सार्वजनिक न की गई हो, यानी कंपनी की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं थी जो इस उछाल को जस्टिफाई करे। इस घटना ने एडीआर मार्केट की कमजोरियों को उजागर किया है, क्योंकि ये ट्रेडिंग घरेलू बाजार बंद रहने के समय होती है। ऐसे में डेटा एरर, कम लिक्विडिटी और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की वजह से बड़े झटके देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील को झारखंड के जमशेदपुर स्थित CGST और सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से 1132.18 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड का ऑर्डर मिला है। इसमें GST, पेनाल्टी और ब्याज तीनों शामिल हैं। ये मामला 2019 से 2023 के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। कंपनी का कहना है कि वो पहले ही 514 करोड़ से ज्यादा GST चुका चुकी है, जिसके बाद बाकी टैक्स की मांग 493 करोड़ रुपए रह जाती है।
फोर्टिस हेल्थकेयर ने बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके में स्थित 125 बेड पीपल ट्री हॉस्पिटल को 430 करोड़ रुपए में खरीदने का समझौता किया है। ये अधिग्रहण कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडियरी के जरिए किया जाएगा। फोर्टिस ने बताया कि अगले 3 साल में इस हॉस्पिटल में बेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इक्विपमेंट और क्लिनिकल सर्विसेज को बेहतर करने के लिए करीब 410 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। अस्पताल से सटी जमीन के अधिग्रहण के बाद भविष्य में बेड कैपेसिटी 300 से ज्यादा तक बढ़ाई जा सकती है। इस खबर के बाद फोर्टिस हेल्थकेयर का शेयर 2.6% से ज्यादा चढ़कर 889। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड मीटिंग में बैंकों के लिए रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई है, जिसे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ये फैसला आरबीआई की 620वीं सेंट्रल बोर्ड मीटिंग में लिया गया, जो हैदराबाद में हुई थी। बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की और इसमें देश दुनिया की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अब बैंकों पर लगने वाला डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम उनके जोखिम प्रोफाइल के हिसाब से तय हो सकता है, जिससे बेहतर रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर की। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ के बावजूद भारत का घरेलू एक्सपोर्ट फिलहाल मजबूत बना हुआ है, जो इंडस्ट्री के लिए राहत की बात है। हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रेड डील पर सहमति नहीं बनती तो ये मजबूती ज्यादा समय तक टिक पाएगी या नहीं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के वाइस चेयरमैन और एमडी शिवराम कृष्णन गणपति ने चेतावनी दी है कि टेक्सटाइल और अपैरल जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर ऊंचे टैरिफ की वजह से एशियाई देशों के मुकाबले कमजोर पड़ सकते हैं। इंजीनियरिंग, फार्मा और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में बेहतर प्रतिस्पर्धा की वजह से भी भारतीय निर्यात को मजबूती मिल रही है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का मानना है कि आगे की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय एक्सपोर्टर्स कितनी तेजी से नए मार्केट्स और नए प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर पाते हैं। अब बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड की। दिल्ली हाई कोर्ट ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें केईसी इंटरनेशनल को 9 महीने के लिए टेंडर से बाहर किया गया था। इस राहत के बाद अब केईसी इंटरनेशनल फिर से चल रहे टेंडर्स में हिस्सा ले सकेगी, जिनमें सरकारी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के टेंडर भी शामिल हैं। पावर ग्रिड की रोक 18 नवंबर से लागू हुई थी, जिसके बाद कंपनी के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली थी। शुक्रवार को केईसी इंटरनेशनल का शेयर 1.25% की तेजी के साथ 709.05 पर बंद हुआ। हालांकि पिछले एक साल में शेयर करीब 42.67% गिर चुका है। अब चलते हैं एमवी फोटोवोल्टाइक की तरफ। कंपनी ने बेंगलुरु के सुलीबेले स्थित प्लांट में अपनी 2.5 गीगावाट की नई सोलर मॉड्यूल लाइन का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नई यूनिट के शुरू होने के बाद एमवी फोटोवोल्टाइक की कुल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर 10.3 गीगावाट हो गई है। कंपनी ने हाल ही में 18 नवंबर 2025 को शेयर बाजार में डेब्यू किया था। लिस्टिंग के बाद पिछले एक महीने में शेयर करीब 20% गिरा है। हालांकि शुक्रवार को शेयर में 6.85% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 184.85 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। अगले हफ्ते शेयर बाजार में कॉर्पोरेट एक्शन का काफी बड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है। 10 से ज्यादा कंपनियों की एक्स डेट आने वाली है। इन कंपनियों में कुछ डिविडेंड देने जा रही हैं, कुछ बोनस शेयर्स बांटेंगी और कुछ अपने स्टॉक स्प्लिट करने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड देने वाली कंपनियों की। कैनेरा रोबेस्को एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने निवेशकों को ₹1.5 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 22 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। दूसरी डिविडेंड देने वाली कंपनी है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। इस कंपनी ने भी अपने निवेशकों को ₹1 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर तय की गई है। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने अपने शेयर को स्प्लिट करने का ऐलान किया है और इसके लिए 22 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट रखी गई है। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड अपने ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹5 फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटेगी, जिससे शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरी स्टॉक स्प्लिट करने वाली कंपनी है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट के लिए 26 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कंपनी अपने ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹2 फेस वैल्यू वाले कुल 5 शेयरों में बदलेगी। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स देने वाली कंपनियों की। जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड अपने निवेशकों को हर एक शेयर के बदले 2 बोनस शेयर्स देगी और इसके लिए 24 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। दूसरी बोनस देने वाली कंपनी है राम रत्ना वायर्स लिमिटेड। कंपनी ने हर एक शेयर पर 1 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। बोनस शेयर्स के लिए रिकॉर्ड डेट 26 दिसंबर रखी गई है।
मोतीलाल ओसवाल ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स पर कवरेज शुरू करते हुए बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट 350 रुपए रखा है, जबकि बुल केस में 460 रुपए तक की संभावना जताई है। ब्रोकरेज के मुताबिक क्रॉम्पटन 2.0 स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर नया फोकस किया है। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज में हिस्सेदारी बढ़ने से अप्लायंसेज सेगमेंट भी मजबूत हुआ है। मोतीलाल ओसवाल ने लोढ़ा डेवलपर्स पर भी बाय रेटिंग दी है और 1888 रुपए का टारगेट दिया है। मौजूदा स्तर से इसमें 70% से ज्यादा की संभावित बढ़त देखी जा रही है। ब्रोकरेज का मानना है कि नए प्रोजेक्ट्स की लगातार एडिशन और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की वजह से लोढ़ा डेवलपर्स की प्री सेल्स लॉन्ग टर्म में मजबूत रह सकती हैं, जबकि डेट लेवल भी कंट्रोल में रहने की उम्मीद। गोल्ड और सिल्वर को लेकर अनसर्टेनिटी के दौर में डिमांड बढ़ती जाती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स और मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण प्रेशियस मेटल सेफ हेवन की तरह बिहेव करते हैं। गोल्ड ने अक्टूबर में पीक टच किया था, उसके बाद हल्का करेक्शन आया और दिसंबर से फिर अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। आगे भी इसमें स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अब खबर आरईसी लिमिटेड से जुड़ी है। आरईसी ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गठन का ऐलान किया है। ये नई कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की सहायक कंपनी होगी। इस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपए रखी गई है। ये नई कंपनी पावर ट्रांसमिशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए बनाई गई है। शुक्रवार को शेयर 0.59% की तेजी के साथ 339 रुपए पर ट्रेड करता दिखा। अब बात करते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की। कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडियरी डीआर एक्सियन ने सुप्रश डेवलपर्स को 146 करोड़ रुपए में खरीदने का समझौता किया है। इस डील के जरिए कंपनी तमिलनाडु में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। इस ट्रांजैक्शन के तहत डीआर एक्सियन अप्रत्यक्ष रूप से श्रीकारा टेक्नोलॉजीज को भी खरीदेगी, जो सुप्रश डेवलपर्स की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। शुक्रवार को क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का शेयर 0.4% की गिरावट के साथ 7042.50 रुपए पर बंद हुआ। कोका कोला इंडिया ने करीब 46% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और रेवेन्यू में तेज बढ़त दिखाई है, जिससे कोला बेवरेज मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेंथ साफ नजर आती है। ये मार्केट सेंटिमेंट पूरे बेवरेज सेक्टर पर असर डालता है, इसलिए वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रहेगा। वरुण बेवरेजेस का स्टॉक पिछले एक साल में करीब 23 से 24% गिर चुका है। अगर वरुण बेवरेजेस 495 से 500 रुपए के रेजिस्टेंस जोन को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो आगे रिकवरी और अपसाइड देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की पिक्स में बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, जिसमें करीब 180 रुपए का टारगेट दिया गया है। ये स्टॉक पीएसयू बैंकिंग रिकवरी का फायदा उठा सकता है। मारिको को भी पिक किया गया है, जिसमें 880 रुपए का टारगेट और करीब 19% अपसाइड पोटेंशियल बताया गया है। एफएमसीजी स्पेस में स्टेबल डिमांड और मार्जिन इंप्रूवमेंट इसकी स्ट्रेंथ है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी ब्रोकर बुलिश है और 14,500 रुपए का टारगेट दिया गया है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की वजह से सीमेंट सेक्टर में डिमांड मजबूत बनी हुई है। टीसीएस को आईटी सेक्टर से पिक किया गया है, जिसमें 3,775 रुपए का टारगेट और लगभग 14 से 15% अपसाइड बताया गया है। सन फार्मास्यूटिकल को फार्मा सेक्टर से चुना गया है, जिसमें 2,180 रुपए का टारगेट दिया गया है। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के स्टॉक में हालिया तेजी की वजह लीगल क्लैरिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा लगाया गया टेंडर बैन दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा दिया है। बैन हटने के बाद बीएलएस इंटरनेशनल अब गवर्नमेंट टेंडर्स में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने वेस्ट बंगाल के सालबोनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कैपेसिटी को डबल करने का फैसला किया है। कैपेसिटी को 3200 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। स्टॉक अभी अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए 500 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जब तक ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता, स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। ईटी मार्केट्स के एनालिसिस के मुताबिक नवंबर 2025 में ऐसे 42 स्टॉक्स रहे हैं जिनमें म्यूचुअल फंड ने करीब 1 करोड़ या उससे ज्यादा शेयर जोड़े हैं। इसका मतलब है कि अक्टूबर में भी होल्डिंग मजबूत थी और नवंबर में उसे और बढ़ाया गया। इन 42 स्टॉक्स में से कुछ चुने हुए शेयर ऐसे हैं जहां म्यूचुअल फंड की खरीद के बाद शेयर प्राइस भी 10% से ज्यादा ऊपर गया है, यानी बाइंग के साथ साथ स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली है।
पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, जो पहले 7 से 8 रुपए के आसपास था और उस समय काफी नेगेटिव खबरें चल रही थी। इसके बावजूद कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि यहाँ से बड़ा मूव आ सकता है, हालांकि रिस्क बहुत ज्यादा था। जिन निवेशकों ने रिस्क लिया उनके लिए ये स्टॉक अब करीब 12 रुपए तक पहुंच चुका है। पिछली करीब 6 हफ्तों में इसमें लगभग 30% की तेजी देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वोडाफोन आइडिया में अक्टूबर 2025 में 472 करोड़ शेयर थी, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 508 करोड़ शेयर हो गई, यानी बड़ी मात्रा में नई खरीद हुई है। हालांकि ये भी साफ है कि वोडाफोन आइडिया अभी भी फाइनेंशियली कमजोर कंपनी है। अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड, जो ऑटो और कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की एक पुरानी और मजबूत कंपनी मानी जाती है। फिलहाल इसका शेयर प्राइस करीब 174 रुपए के आसपास है। नवंबर की शुरुआत से अब तक अशोक लेलैंड के शेयर में करीब 17% की तेजी आई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अक्टूबर में 46 करोड़ शेयर थी, जो नवंबर में बढ़कर करीब 48 करोड़ शेयर हो गई। इस स्टॉक में करीब 156 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मौजूद हैं। अगला स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस, जिसका शेयर प्राइस करीब 905 रुपए के आसपास है। हाल ही में इसमें जापान की एक बड़ी फाइनेंशियल फर्म की एंट्री हुई है, जिससे कंपनी को इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है। इस विदेशी निवेश के बाद श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड में भी बदलाव हुए हैं और बड़े फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। इससे कंपनी के फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अक्टूबर में करीब 24 करोड़ शेयर थी, जो नवंबर में बढ़कर 25 करोड़ शेयर हो गई। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा, जो आईटी सर्विसेज सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। इसका शेयर प्राइस करीब 1609 रुपए के आसपास है। नवंबर की शुरुआत से टेक महिंद्रा के शेयर में लगभग 11% की तेजी आई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अक्टूबर में 18 करोड़ शेयर थी, जो नवंबर में बढ़कर 19 करोड़ शेयर हो गई। कुल म्यूचुअल फंड होल्डिंग की वैल्यू लगभग 28,922 करोड़ रुपए है। ये दिखाता है कि आईटी सेक्टर में सेंटिमेंट धीरे धीरे सुधर रहा है। आखिरी स्टॉक है विप्रो, जो आईटी सेक्टर का ही एक बड़ा और जाना पहचाना नाम है। फिलहाल इसका शेयर प्राइस करीब 264 रुपए के आसपास है। नवंबर की शुरुआत से विप्रो के शेयर में करीब 8% की तेजी देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अक्टूबर में 49 करोड़ शेयर थी, जो नवंबर में बढ़कर 51 करोड़ शेयर हो गई। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की मार्केट वैल्यू लगभग 12,619 करोड़ रुपए है। यहाँ भी लगातार और स्थिर खरीद देखने को मिल रही है।